Good morning, students. I think you are all fine. Let us start the political science book, the chapter, uh, the election and representation. Come to the page 53, and the last portion of this page, here some points are given how the election process is going on. The first is who is eligible vote, who is eligible to contest, who is to supervise the elections, how do the voters choose their representatives, and how are the votes to be counted and representatives elected. Who is eligible to vote? First question is this. इसके लिए पहले बाद में आएंगे, पहले ये शुरू कर लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि जो कौन वोट दे सकता है, इसके लिए उसकी एज कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद हम डिटेल में आएंगे बाद में। पहले ये आते हैं कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इलेक्शन सिस्टम इंडिया में किस तरह का इलेक्शन सिस्टम होता है। और जनरली दो तरह के इलेक्शन सिस्टम जो हैं वर्ल्ड में प्रिवेलेंट है। एक होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम और एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस है वो FPPT है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें होता ये है कि पूरे कंट्री में को कई सारे कंसिक्वेंसेस में डिवाइड कर दिए जाते हैं और इंडिया में यह 543 का नंबर है। और इसको पूरे और सारे पार्टियां जो हैं हर कंसिक्वेंसी में अपने हिसाब से वहाँ कैंडिडेट अपॉइंट रखती हैं और लोग उसको चूज करते हैं। FFTP फर्स्ट इसका जो मतलब है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिस तरह एक रेस चल रही होती है और एक पोस्ट होता है जहाँ पे जो पहले पहुँच जाए उसको विनर मान लिया जाता है, वही सिस्टम हमारे इंडिया में भी है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट किसी कंस्टिट्यूएंसी से मिल जाता है वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं 543 सीट्स है। पेज नंबर 56 में भी आप देख सकते हैं कि एक 1984 का इलेक्शंस दिया था और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी को 50% भी वोट मिले, क्योंकि हमने देखा है कि 1984 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें 543 में से 415 सीट कांग्रेस को आई थी, बट सारे कंस्टिट्यूएंसीज को जो कांग्रेस को वोट मिले थे वो मिल के 48% थे, यानी 50% से कम। तो ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ। और अगर हम ये कोशिश करें कि 50% सबको वोट पाना कंपलसरी है तो ये पॉसिबल हमारे यहाँ नहीं है। Let us now go back to our example. The Congress party won greater share of seat than its share of votes. उसको सबसे ज़्यादा nearly 80% सीट मिले थे, बट वोट का जो परसेंट था वो only 48% था, in which its second it won the secured less than 50% of the vote. If there are several candidates, the winning candidate often will get much less than 50% of the vote. The vote that go to all the losing कैंडिडेट को वेस्ट। इसका मतलब है कि जो दूसरी पार्टियों को जो वोट मिले थे वो वोट की कोई मतलब नहीं है, यानी उसको वेस्ट माना जाएगा। फॉर दोज कैंडिडेट्स और पार्टी नो सीट फॉर दिस वोट, क्योंकि उसके लिए उसको सीट नहीं मिलेगी। सपोज ए पार्टी गेट्स ओनली 45% द सीट इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी बट एवरीवन एल्स गेट्स इवन लॉस वोट्स। अब अगर किसी कैंडिडेट को 25% एक कैंडिडेट को 25% वोट मिला, एक को 10% मिला, किसी को 15 मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 22 मिला, किंतु इसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला है 25%, उसको विनर मान दिया जाएगा। इससे एक चीज़ और भी होता है कि वो 75% वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाता है। ये हो गया एक इंडियन सिस्टम। दूसरा एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये जनरली आपके नीदरलैंड और इजराइल वगैरह में इसको फॉलो किए जाते हैं। इसमें होता ये है
कि पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है और लोग अपना अपना वोट करते हैं पार्टीज को, और पार्टीज को जितना वोट मिलता है सारे वोट को एक पार्टी में ऐड करके उसी हिसाब से उनको सीट अलॉट हो जाती है। ये प्रोपोर्शनल सिस्टम कहलाता है। और इस तरह का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ राज्यसभा के वोटिंग्स में या इलेक्शंस में यूज होते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें आपको समझने के लिए एक बता दूं कि मान लीजिए एक कोई स्टेट है, चाहे यूपी को ही आप ले लीजिए, और वहाँ पे एक पार्टी को 50% यानी रूलिंग स्टेट के अंदर उसको मिली हुई है 50% सीट, और बाकी पार्टियों को किसी को 25% मिला, तीसरी पार्टी को भी मान लीजिए 25% मिला, आपका ये 100% सीट हो गया। मान लीजिए कि यूपी में 400 सीटें आपकी एमएलए की है, यानी विधानसभा की 400 सीटें हैं, और जो राज्यसभा में अगर यहाँ पे किसी एक पार्टी को 200 सीट मिल गई, 200 से एक ज़्यादा, तो उसको वो राज्य का रूलिंग पार्टी कहलाएगा। क्योंकि जब राज्यसभा में जब और दूसरे पार्टी को मिला है, किसी को 100 मिल गया, किसी को 99, किसी दूसरे को भी 100 मिल गया, तो जब राज्यसभा की सीट जब भेजी जाएगी तो रूलिंग पार्टी जो स्टेट का है, अगर मान लीजिए कि 12 सीट हमारे यूपी में राज्यसभा के हैं, उसमें से जो 6 सीट है वो यहाँ का जो रूलिंग पार्टी होगा उसका माना जाएगा, और बाकी जो 3-3 सीट जो जिनको 100-100 सीट मिले हैं उनको उनके में बांट दिया जाएगा। ये होता है एक प्रोपोर्शनल सिस्टम। और प्रोपोर्शनल सिस्टम हमारे यहाँ सिर्फ एक विधान परिषद एमएलसी के लिए और केंद्र में राज्यसभा के लिए जरूरी होती है। राज्यसभा में इसको यूज़ किया जाता है। अब आते हैं पेज नंबर 59 में, हम कंपैरिजन देखते हैं एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में। सबसे पहला है द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। यानी हमने देखा कि पूरे इंडिया में इसको अलग अलग इलाकों में कंस्टिट्यूएंसी के रूप में बांट दिया जाता है, और ये हमारे यहाँ लोकसभा के लिए 543 सीट है। पीआर सिस्टम में क्या होता है, पूरा देश जो होता है वो एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ हर कंस्टिट्यूएंसी में एक चुनाव रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। वहाँ पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी। वहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है हम लोग कैंडिडेट को वोट करते हैं, बट जो पीआर सिस्टम है वहाँ वो पार्टी को वोट करते हैं। ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। और यहाँ पे पार्टी को लेजिस्लेटर से ज़्यादा सीट भी मिल सकती है। एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन। पीआर सिस्टम में क्या है, उनको जितना वोट मिला है उसी के हिसाब से उनको सीट अलॉट हो जाती है। कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी। यहाँ ये भी हो सकता है, जो इंडिया में सिस्टम है, हो सकता है कि कोई 20% वोट लेके भी चुनाव जीत जाता हो, बट ये वहाँ पे मेजॉरिटी वोट जिसको मिलेगा उसी को उन्हीं को मिलेगा। और ये हमारे यहाँ यूके में और इस तरह का एफपीटीपी सिस्टम जो है वो यूके यानी इंग्लैंड में और इंडिया में फॉलो होती है, और पीआर सिस्टम जो है वो इजराइल और नीदरलैंड में फॉलो होती है। अब आता है कि क्वेश्चन कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम। पीआर सिस्टम छोटे से देश के लिए ठीक है, बट इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बना दें। और अगर यहाँ पे अब आता है कि पीआर सिस्टम में जिसको 50% से वोट ज़्यादा मिलेगा उसी को वह सीट मिलेगी, बट ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। आज तक का सबसे बड़ा जो इलेक्शन हुआ है 1984 में, जिसमें कांग्रेस को 80% सीट मिली थी और उसको वोट का जो परसेंटेज था वो 48% था। तो उसके बाद इस तरह का इलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। अगर पीआर सिस्टम हम लगा देते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। मोर इम्पोर्टेंटली द
The makers of a constitution felt that PR system elect may not be suited for giving a stable government. PR system में क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज को सीट डिवाइड हो जाते हैं और 2-4 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बना लेती है, बट ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल या नहीं स्थिर नहीं होती है। हो सकता है कि फ्यूचर में उन पार्टियों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए जिसकी वजह से वो बोलेंगे कि मैं आपका समर्थन, मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ, और फिर दूसरी कुछ पार्टियां मिलकर आपस में गवर्नमेंट बना लेती है। This system required that executive have majority in the legislation. You will notice that the PR system may not to produce a clear majority because ये clear majority को नहीं बताता है PR system. अब seats to the legislature would be divided on the basis of state support. The FTP ये हो गया यहाँ का सिस्टम FTPT, और आपका मैंने PR सिस्टम के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में जब हम चलेंगे तो वहाँ पे कुछ और भी चीज़ों को रखा गया है हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें पहला टॉपिक आएगा रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसके बाद आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू कंटेस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और ये आपका इसमें टॉपिक्स होंगे। और इसके बाद कुछ और भी आएंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे हम अपने प्रोसेस में कर सकते हैं जिससे कि हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है और सुधर जाए।